डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड्स, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज लैंथेनाइड्स के बारे में। चाहे वो कलर की बात थी हमारी, चाहे वो उसकी सोलबिलिटी की बात थी, चाहे किसी भी बेसिस की बात थी। मेनली हमारे 3 और 4 कैरेक्टर बचते हैं। शुरुआत में तो मैंने सोचा था कि भाई मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और डबल साल्ट फॉर्मेशन जो है उसको एक ही लेक्चर के अंदर इंक्लूड करूंगा, लेकिन फिर थोड़ा सा मेरे माइंड में ये हुआ भाई कि अगर मैं ये एक साथ बनाता हूँ तो जो वीडियो हो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए आज की इस लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे लैंथेनाइड्स की, लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे आप बुक के अंदर पढ़ते हो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि जैसे आप मान लिया मॉडर्न की बुक रखते हो या कोई और बुक आपके पास है, उसके अंदर अगर आप देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है वो एक डायरेक्ट दिया हुआ होता है, जिसके अंदर हम 4s इंटू एस प्लस 1 एल प्लस एल इंटू एल प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसका रूट क्या है कि उसको ऐसे लिखा ही क्यों गया। जैसे हम डी ब्लॉक के अंदर बात करते हैं भाई, मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मली म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट बी एम। इस फार्मूला के द्वारा जो है हमें डी ब्लॉक के अंदर जो है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही फार्मूला जो है एफ ब्लॉक के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं किया गया। और एफ ब्लॉक के अंदर भी जब हम 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 रूट की बात करते हैं तो कुछ केसेज में जो एल की वैल्यू वो 0 ले ली जाती है। क्यों ले ली जाती है, क्लियर है। लास्ट में जो फार्मूला बच जाता हमारा वो बच जाता है 4s इंटू एस प्लस 1। तो वो क्यों बच जाता है, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको नेचर बता देता हूं कि जितने भी हमारे लैंथेनाइड्स हैं जिन्हें हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ भी बोलते हैं, मोस्टली पैरामैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेटिक का रीजन क्या होता है आपको पता है भाई, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। केवल कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक है, लैंथेनम 3 पॉजिटिव, ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव एंड यट्रबियम +2। ये हमारे क्या होते हैं भाई, डायमैग्नेटिक होते हैं। रीजन क्या है इनका, एफ या तो बिल्कुल एम्प्टी मिलता है या फिर जो एफ है वो पूरा फुल्ली फील्ड मिलता है, क्लियर है। तो इस वजह से इन केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 आती है। इसको छोड़िए, हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो है जब हम डिस्कस करते हैं तो 2 टाइप की मोशन जो हम पढ़ते हैं, एक स्पिन मोशन और दूसरी हम पढ़ते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल मोशन, क्लियर है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है म्यू इज इक्वल टू म्यू एस प्लस म्यू एल। म्यू एस जो है स्पिन मोशन को डिनोट कर रहा है और म्यू एल जो है ऑर्बिटल मोशन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट कर रहा है और म्यू एस मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मोशन के लिए डिनोट कर रहा है। तो पहले एक बार हम इन दोनों प्रोसेसेस को समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं तो सेंटर जो होता है हमारा, न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो उनका क्या है, ऑर्बिटल मोशन है। तो जब इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से रिवॉल्व करते हैं तो वो खुद एक टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगते हैं, जिस वजह से वो क्या क्रिएट करते हैं, ऑर्बिटल मोशन। लेकिन सिमिलर वे में जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी दूरी पे भी घूम रहा होता है, ऐसे खुद अपने एक्सिस के अलोंग भी घूम रहा होता है। उसको क्या बोलते हैं, हमें स्पिन मोशन। इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जैसे जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब जो सन है भाई वो फिक्स है, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। उस वजह से तो क्या बन रहे हैं भाई, साल के अंदर जो अलग अलग ऋतु है इस वजह से बन रही है। लेकिन पृथ्वी खुद अपनी दूरी पे भी चक्कर लगा रही है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। तो जब वो अपनी दूरी पे घूम रही है वो उसका क्या है, स्पिन मोशन। और जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है वो उसका क्या है, ऑर्बिटल मोशन। सेम केस इलेक्ट्रॉन का है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो उसका ऑर्बिटल मोशन होता है, जबकि जब वो अपने एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करता है तो उसका स्पिन मोशन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा है वो किसका रिजल्ट लिखा है मैंने, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट और जो एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट है इन दोनों का सम लिखा है। अब बात आती है कि सर लैंथेनाइड के केस में हमने ये फार्मूला लिखा,
लेकिन हम डी ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं लिखते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन देखिए भाई कि जो डी सब शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी से आउटर में क्या होता है हमारा 4s आ जाता है, या फिर नेक्स्ट में 5s आ जाता है। मतलब जो डी है वो इतने अच्छे से शील्ड नहीं किए हुए हैं आउटर शेल के द्वारा। इस वजह से क्या है, जब भी कोई लिगेंड आता है तो वो डी के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी कि जो डी के ऑर्बिटल ऐसे रिवॉल्व कर रहे थे, ऑर्बिटल के अंदर जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो अपना कंट्रीब्यूशन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब एफ ऑर्बिटल की बात की जाती है, एफ ऑर्बिटल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब जो 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको शील्ड किया होता है 5s ने, 5d ने और 6s ने। तो जिस वजह से जो 4f के इलेक्ट्रॉन हैं वो जब ऑर्बिटल मोशन करते हैं तो वो भी जो है मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसलिए यहां पर अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट केवल और केवल स्पिन ओनली फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी मैच नहीं होती है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू से। इसलिए उसको जो है हम इस फार्मूला से हटकर इस फार्मूला के द्वारा शो करते हैं। अब म्यू एस के लिए ये होगा हमारा 4s इंटू एस प्लस 1, या फिर अगर आप इसके द्वारा भी कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू दोनों की सेम आएगी, यानी स्पिन ओनली फार्मूला। ये क्या भाई? स्पिन ओनली फार्मूला, स्पिन ओनली फार्मूला। जबकि ये क्या अभी हमारा एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला है L इंटू एल प्लस 1। तो ये जो अंदर वाले शील्डिंग हुई है इस वजह से जो 4f है उसके इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से अकेले स्पिन ओनली फार्मूला से हमारा काम नहीं चलता है, हमें जो है दोनों फैक्टर्स को जो है कंसीडर करके चलना पड़ता है। अब कुछ केसेस में जब बात करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे इस वैल्यू को 0 ले लिया जाता है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं एस क्या होता है अभी हमारा, इसको मैं लिखता हूं रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। कैसे निकालेंगे इसको? NS से। N जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनटू में स्पिन हमारी हाफ होती है। दूसरा क्या होता है L, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको निकाला जाता है L1 प्लस L2 से। ये कैसे निकालना मैं आपको अभी बताऊंगा। क्लियर है? तो पहले मैं आपको यहां पर मैंने एक एग्जांपल पहले ही ले रखा है डाइस्प्रोसियम का, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 66 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी 4f10 5d0 और 6s2। क्लियर है? डाइस्प्रोसियम का हम दो केस लेंगे, dy3 पॉजिटिव, और दूसरा जो केस लूंगा मैं, दूसरे केस के अंदर जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हम गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 4f क्या होता है हमारा 7 होता है, जिनोन 54 4f7 5d0 6s0। f जो है वो हाफ फील्ड होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अब जैसा कि हमें s निकालना है, s मैंने बताया भी कैसे निकलेगा, ns से निकलेगा। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो f के अंदर अगर हम बात करें भाई 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 7 मल्टीप्लाई बाई s, एक की स्पिन कितनी होती है हाफ, तो कितना होगा हमारा 7/2। उसके बाद L कैसे निकालेंगे अभी? अगर मैं बात करूं भाई L की वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। जब आप इसको सम करके देखोगे तो इसका जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 × 0 +1 ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारा, ये नेग्लेक्ट हो गया, तो म्यू क्या बच गया भाई हमारा √4s × s + 1। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो L है कुछ केसेस में हम 0 क्यों ले लेते हैं और कुछ में नहीं लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुट करते हैं हम इसको 4 × अब s की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 7/2 × s फिर से 7/2 + 1। इस प्रकार से इसका √ कर देंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे भाई, ये क्या होगा √14, अंदर क्या बच गया भाई हमारा 7/2 + 1 तो 9/2। इसको फिर सोल्व आउट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा भाई हम यहाँ पे लिख देंगे। जब इसको सोल्व किया गया भाई तो इसकी जो वैल्यू आई √63, और इसको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.98
बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन क्या है भाई? यूनिट फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है? अब ये एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया भाई गैडोलिनियम के लिए। अब हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं भाई डायस्प्रोसियम 3 पॉजिटिव के लिए। इसके लिए जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले भी लिखी है और हर लेक्चर के अंदर मैं बोलता हूं भाई आपको ये एलिमेंट के सिंबल जो है लिखे होने चाहिए आपके कॉपी के फ्रंट पेज के ऊपर। तो यहां पर जब हम बात करेंगे डायस्प्रोसियम के अंदर एटॉमिक नंबर 66, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 4f10। मैं पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं, इसकी कितनी है? 4f10 5d0 6s2 जीनोन 54। क्लियर है? अब डायस्प्रोसियम 3 पॉजिटिव के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हमारे, तो 2 यहां से निकल जाएंगे और एक यहां से। क्या रह जाएगा? जीनोन 54 4f9 5d0 6s2। तो ये यहां पे क्या आ गया भाई हमारा? f में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। अब अनपेड कितने हैं? 5। तो s कैसे निकालेंगे भी? n हो गया हमारा 5 इंटू में s की वैल्यू क्या होगी? हाफ। क्लियर है? तो कितना आ गया s हमारा भाई? 5/2। उसके बाद भाई l कैसे निकालेंगे? अब क्या वैल्यू थी हमारी? +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। अब +3 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? +6 +2 2 के लिए +4 +1 0 -1 -2 -3। तो ये कितना होगा भाई हमारा? 11। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बच गया भाई हमारा? 5। क्लियर है? अब यहां पर एक और फार्मूला हम लेकर के चल सकते हैं जिसके अंदर जो म्यू है हमारा किसके द्वारा गिवन होता है? g√j इंटू j+1। जहां पे जो g है भाई उसको क्या बोला जाता है भाई? लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको भाई? लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। अब ये जो लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है भाई? इसका फार्मूला होता है g किसके बराबर होगा? 1 प्लस j इंटू j+1 इंटू प्लस में भाई प्लस s इंटू s+1 माइनस l इंटू l+1 अपॉन 2j इंटू j+1। अब ये j क्या है भाई? जो l प्लस s की वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी वैल्यू होती है? j की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो यहां पर अब आप ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूला के अंदर पुट कर सकते हो। तो यहां से जब g की वैल्यू आएगी भाई तो g की वैल्यू आएगी लगभग 1.67। कितने आएगी भाई? 1.67। अब उस वैल्यू को आप यहां पर रखिए 1.67। j की वैल्यू मैंने आपको बताई है अभी s और l का सम है और उसको आप सोल्व आउट कर लीजिए। तो इसके लिए जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा भाई आपका 10.65 बोर मैग्नेटोन। और जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का, तो इस तरह से ग्राफ आपको प्राप्त होता है। लेंथेनम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी लेंथेनम 3 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0। तो लेंथेनम से हम चलेंगे और फिर इस तरह का जो ग्राफ है हमें प्राप्त होता है ऐसे। लास्ट में फिर से फुल्ली फील्ड क्या हो जाएगा? ल्यूटेटियम, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगेन से क्या हो जाएगी? 0। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कई बार तो ये पूछ लिया जाता है ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए जो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। ये जो मैंने आपका एग्जांपल लिया है ये वो एलिमेंट है जो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। कई बार पूछ लिया जाता है 3 हाईएस्ट एलिमेंट के नाम बताइए। तो इससे पहले क्या होता है हमारा? टर्बियम 3 पॉजिटिव और इसके बाद होता है हमारा होल्मियम 3 पॉजिटिव। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट है जिनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद यहाँ पर यूरोपियम 3 पॉजिटिव और यहाँ पर समेरियम 2 पॉजिटिव। इस प्रकार से तो इस तरह से भैया पे किसी भी कंपाउंड की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस फार्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हो भाई? कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी कंपाउंड की मैग्नेटिक मोमेंट ऐसी है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है
तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियोज़ को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।